मेरी माँ अंधी थी। जब मैं शाम को घर आता तो माँ कहती, बेटा तुम दोबारा आ गए, अभी कुछ देर पहले तो आए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ ऐसा क्यों बोल रही हैं। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया और ये देखकर मेरी चीख निकल पड़ी कि मेरी पत्नी और मैं रोज की तरह शाम 6 बजे काम से वापस घर आया था। घर आते ही मैंने ऊंची आवाज में माँ को पुकारा। मेरी माँ, जो अपनी चारपाई पर लेटी अलसा रही थी, मेरी आवाज सुनकर वो तत्काल उठ बैठी। उनके चेहरे के भाव देखकर मैं फौरन फिक्रमंद हो गया। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। मेरी माँ अंधी थी, इसलिए मेरा चेहरा छू कर देखने लगी। मुझे वो पहले से कमजोर लग रही थी। मुझे वहां मौजूद पाकर वह बोली, बेटा सब ठीक तो है? इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या कुछ भूल गए हो? माँ की बात सुनकर मैं उनकी तरफ हैरानी से देखने लगा। मैं तो सुबह 9 बजे का घर से निकला, अब वापस आया था। मैं उनके पास गया और उनके माथे को चूम कर बोला, माँ, मैं तो सुबह का गया, अब घर आया हूँ। मेरी बात सुनकर वो चौंकी और झट से बोली, नहीं बेटा, अभी लगभग आधा घंटा पहले तुम मेरे पास बैठकर बातें कर रहे थे और फिर सालू से बात करके तुम किसी काम से बाहर निकल गए थे। मैं हैरत से माँ को देखने लगा, आखिर वो कहना क्या चाहती थी। तभी मेरी पत्नी किचन से खाना लेकर बाहर निकली और दुखी सी होकर कहने लगी, शिवम, आप ही समझाइए माँ जी को, मेरी तो ये बात सुनती ही नहीं है। अभी ये तीसरी बार इनकी पसंद का खाना बनाकर ला रही हूँ, अब आप इन्हें समझाइए, बार बार भूल जाती हैं। कहती हैं कि तुमने कब मुझसे खाने के लिए पूछा। मेरा बेटा है जो मुझसे खाने के लिए पूछ लेता है, हालांकि आप तो अब आए हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैंने उदासी से माँ को समझाया कि माँ, आप वक्त पर खाना और दवाई क्यों नहीं खाती? इतनी अच्छी और ख्याल रखने वाली बहू आपको मिली है, इसके बावजूद आप अपना ख्याल नहीं रखती। मेरी माँ ज्यादा उम्र की हो चुकी थी, इसलिए इन्हें भूलने की आदत हो चुकी थी। मेरी माँ कुछ देर के लिए खामोश हो गई और बोली कि मेरा दिल तुम्हारे हाथों से खाना खाने को चाह रहा था, बस शायद इसीलिए मैंने बहू को मना कर दिया होगा, मुझे याद नहीं। माँ की बात सुनकर मैं मुस्कुराया और उन्हें खाना खिलाने लगा। मेरी माँ की आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी थी, उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता था, मगर महसूस सब कुछ कर लेती थी। मेरे दिमाग में माँ के वही शब्द चल रहे थे, क्योंकि आज ये तीसरी बार था जब माँ ने मुझे ऐसा कहा था। इससे पहले भी ऐसा हो चुका था। मुझे सोचों में गुम देखकर मेरी पत्नी पूछने लगी, तो मैंने उसे अपनी माँ की बात के बारे में बताया। उसने नजरें दूसरी तरफ करते हुए एक लंबा सांस लिया और बोली, शिवम, आपके आने से पहले ये सो रही थी, ज्यादा उम्र की हो गई हैं। अब माँ ने जो सपने में देखा होगा उसे ही हकीकत समझकर ऐसा कह रही होंगी। अब देखो ना, खुद ही कह रही हैं कि मुझे याद नहीं कि मैंने उन्हें खाने को पूछा है। अपनी पत्नी की बात पर उस पल मैंने सर हिला दिया। अगले दिन जब मैं काम से घर वापस आया तो बहुत ही अजीब वाकया हुआ। मेरी माँ छत के ऊपर सीढ़ियों के करीब खड़ी थी और माँ मुझे आवाज देकर कह रही थी, शिवम बेटा, मेरे पैरों में दर्द शुरू हो गया है और कितनी देर मुझे खड़ा रहना होगा। सालू बहू, जरा सहारा देकर मुझे बिस्तर तक ले जा। शिवम पता नहीं कहाँ चला गया है, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। मेरी जान निकल चुकी थी। अगर माँ एक भी कदम और आगे बढ़ाती तो वो सीढ़ियों से नीचे गिर सकती थी। मैं फौरन भागकर उन तक पहुंचा और उन्हें वहां से हटाया, मगर सवाल तो ये था कि माँ वहां ऊपर तक पहुंची कैसे थी। माँ सीढ़ियां उतरते हुए फौरन मुझे झटक कर बोली कि पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ खड़ी हूँ, मगर तुम ना जाने मुझे छोड़कर कहाँ गायब हो जाते हो। न बहू मेरी बात का जवाब देती है और ना तुम। माँ की बात सुनकर मैं चौंका था। मैंने माँ को फिर से यकीन दिलाया कि मैं अभी ऑफिस से वापस आया हूँ, मगर माँ का अंदाज देखकर मुझे सच में उनकी फिक्र होने लगी थी। एक तो मेरी माँ की आंखों की रोशनी जा चुकी थी और दूसरा, उनको भूलने की बीमारी से भी मुझे डर सताने लगा था। कहीं वो किसी दिन सीढ़ियों से ही न गिर जाएं। मेरी परेशानी देखकर मेरी पत्नी भी परेशान हो गई और फिर मेरी माँ को उनके कमरे में छोड़ने चली गई और उनसे कहने लगी, माँ जी, मैं तो आपको आपके कमरे में बैठाकर नहाने गई थी, आप ऊपर कैसे पहुंच गई? मुझे यह समझ नहीं आ रहा है। सालू मेरी माँ से कह रही थी। इसका मतलब सालू को पता नहीं था। मेरी माँ सालू से कहने लगी
ये शिवम ही तो मुझे अपने साथ छत पर लेकर गया था। मेरी माँ को ना जाने क्या क्या नजर आता रहता था। सालू उन्हें कमरे में छोड़कर फिर मेरे पास आकर बोली, देख ली अपनी माँ की हरकत आपने। अगर भगवान ना चाहे ऊपर से गिर जाती तो मेरे ऊपर इल्जाम आ जाता कि मैंने ख्याल नहीं रखा। मैं सालू की बात सुनकर माथे पर उंगलियां मसलते रह गया कि मैं अपनी माँ की इस बीमारी का क्या इलाज करवाऊं। मैंने कई अच्छे डॉक्टर्स को भी दिखाया था, लेकिन वो कहते हैं कि उम्र की वजह से है। मेरी पत्नी बोली, ज्यादा मत सोचिए, आपकी माँ को नजर तो कुछ आता नहीं, अब उम्र के साथ इन्हें भूलने की भी बीमारी होती जा रही है, तभी वो ऐसा कहती रहती हैं। सालू की बात ठीक थी। मैंने अपनी माँ को खाना खिलाया और दवाई देकर सुला दिया। मैं इसी उलझन में बैठा था कि तभी माँ उठी और कहने लगी, बेटा मुझे दवाइयाँ दे दो, सुबह से नहीं ली। मैं बस खामोशी से एक सांस भरकर रह गया। मेरी पत्नी का कहना सही था कि माँ को भूलने की बीमारी लग चुकी है, वरना दवा तो मैंने उन्हें खुद ही दी थी। कुछ देर बाद मैं माँ के कमरे से जाने लगा तो मेरी नज़र एक चीज पर पड़ी। मैं जिज्ञासा से बेड से उठकर ड्रेसिंग टेबल के पास गया, जिसकी दराज से मेरा पसंदीदा परफ्यूम बाहर झलक रहा था। मेरी आदत थी कि मैं एक ही तरह की खुशबू लगाता था। मेरे पास ऐसे कई परफ्यूम थे, मगर यहाँ माँ के कमरे में ये कैसे आया था। मैंने सर झटक कर उसे उठाया और अपने कमरे में आ गया। 2 दिन यूं ही गुजर गए। तीसरे दिन मेरा काम जल्दी खत्म हो चुका था। मैं खुशी खुशी घर के लिए रवाना हो गया। हम बहुत कम ही बाहर जाते थे। सालू बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई थी। उसने आज तक मुझसे शिकवा भी नहीं किया कि मैं उसे क्यों बाहर लेकर नहीं जाता। मैं आते हुए सालू के लिए गुलाब और गजरे भी ले आया। अभी घर में आया ही था कि अंदर से कुछ आवाजें आने लगी, जिन्हें सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए। मुझे माँ का ये रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो सालू को डांट रही थी, जबकि सालू खामोशी से सर झुकाए उनके सामने खड़ी थी। मैं अंदर गया तो मेरी पैरों की चाप सुनकर माँ फौरन खामोश हो गई और रोने लगी। रोते रोते बोली कि तुम्हारी पत्नी ने मेरे हाथ जला दिए। शिवम देखो, मैंने इससे सिर्फ इतना कहा था कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मगर इसने मेरे हाथ गर्म प्रेस पर रख दिए। माँ रो रही थी, मगर मुझ पर इस वक्त उनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। मुझे माँ से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आधा खाया हुआ खाना उनके पास पड़ा था, कुछ खाना उनके कपड़ों पर अभी भी गिरा हुआ था। रही बात उनके हाथों की, तो वो लाल थे, जले नहीं थे। सालू सर झुकाए रो रही थी और फिर रोते हुए बोली, देख लिया आपने शिवम, मैंने आपकी माँ की हर तरह से सेवा की, वरना कौन बहू अपनी अंधी और भुलक्कड़ सास की इतनी देखभाल करती है। इस उम्र में इन्हें भगवान को याद करना चाहिए, मगर ये जानबूझकर आपको मेरे खिलाफ करने में लगी रहती हैं। सालू की बात सुनकर मेरी माँ का रंग उड़ गया। वो बौखलाहट का शिकार होते हुए बातें घुमाने लगी, मगर मैं कुछ भी सुने बगैर अपने कमरे में आ गया। मेरा सारा सरप्राइज और इतना अच्छा मूड अब बिगड़ चुका था। मेरे दिल में मेरी माँ के लिए अब उलझनें बढ़ने लगी थी। मैं आंखों देखी बात को नहीं झुटला सकता था। वहीं मैंने सालू से माँ की तरफ से माफ़ी मांगी, जिस पर वो बोली कि कोई बात नहीं, वो बड़ी हैं, उम्र के इस हिस्से में ऐसा हो जाता है। उसका इतना बड़ा दिल देखकर मेरे दिल में उसके लिए और मोहब्बत बढ़ने लगी थी। मगर फिर वो उदास होकर बोली, शिवम मुझसे वादा करें, कभी माँ की बातों में आकर मुझसे नाराज नहीं होंगे। मैं सालू से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। ऐसा भला कैसे मुमकिन था कि मैं किसी की भी बातों में आकर उससे दूर होता। मैंने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा कभी नहीं होगा। अब माँ से बहुत कम बात करता था। सुबह बाहर जाने से पहले उनसे मिलकर चला जाता और रात को आकर उनसे थोड़ी सी बात करके सो जाया करता। मगर उनका व्यवहार अभी भी वैसा ही था, जो मुझे अक्सर सोच में डाल दिया करता। एक शाम जब मैं काम से वापस घर आया तो मेरी माँ मुझे घर पाकर बोली, बेटा तुम इतनी जल्दी दुबई से वापस भी आ गए। माँ की बात पर चौंका और मुस्कुराकर बोला कि माँ, आज फिर आपने सपना देख लिया। मेरे सवाल पर वो खामोश हो गई और फिर कुछ सोच के बोली कि नहीं बेटा, सपना तो नहीं था। तुम मेरे सामने बैठे सालू से बात कर रहे थे कि तुम आज रात दुबई जा रहे हो और जब लौटोगे तो कुछ दिनों के लिए सालू को घुमाने लेकर जाओगे। माँ की इतनी लंबी बात पर मैं सोच में पड़ गया कि ये सपना था या हकीकत। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैं ना चाहते हुए भी माँ के करीब जाकर बैठ गया और हंसकर बोला कि और क्या क्या कहा था मैंने।
माँ फीकी सी हंसी हंस दी और बोली, ताने मत मारो बेटा, जाओ जाकर आराम करो। जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे, मगर मेरा मजाक मत उड़ाओ, आखिर माँ हूँ तुम्हारी। माँ के शब्द मुझ पर तीर की तरह लगे थे। मैं कुछ कहना चाहता था, मगर मेरे शब्द मुंह में ही दम तोड़ गए। मैं बगैर कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। मेरे दिमाग में कई विचारों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। मैं अब तक की कहानी को एक तरफ से देख रहा था, मुझे कहानी की दूसरी तरफ से भी पर्दा हटाना चाहिए था। मैं ऐसी सोचों में गुम हो चुका था। एक ही आदमी को रोज एक जैसा सपना भला कैसे आ सकता है? कुछ तो गड़बड़ जरूर था। मेरी माँ मेरी शादी से पहले तो कभी इतनी ज्यादा बहकी बहकी बातें नहीं करती थी। मेरा दिमाग इस वक्त जैसे इसी बात पर थम चुका था। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। तीसरे दिन जब मैं घर से काम के लिए निकला तो मुझ पर कुछ चोरों ने हमला कर दिया। वो मुझसे पैसे और मोबाइल छीन कर ले गए थे। मेरा दिल पूरी तरह घबराहट का शिकार हो चुका था। मैं यूं ही उदास था। शाम को घर गया तो माँ सामने चारपाई पर लेटी हुई थी। वो मेरे पैरों की आहट पाकर उठ बैठी और बोली, कौन आया है? बेटा शिवम, ये तुम हो ना? बेटा तुम वापस क्यों आ गए? माँ का वही सवाल इस बार मेरा दिमाग खराब कर चुका था। मेरा दिल पहले ही अपने नुकसान से बुझा हुआ था। उस पर माँ के इस सवाल ने मुझे गुस्से से आग बबूला कर दिया। मैंने मेज पर पड़ी सारी चीजों को जमीन पर फेंक दिया और अपने बाल मुट्ठी में जकड़ने के बाद माँ के सामने हाथ जोड़कर बोला, भगवान के लिए अब बस भी करो। तंग आ गया हूँ आपके इन सवालों से। आप पूरी तरह पागल हो चुकी हैं। हर वक्त आपको हर जगह मैं ही नजर आता रहता हूँ। आपके इस तरह के फालतू के सवालों ने मेरी जिंदगी नर्क बनाकर रख दी है। बस उस समय मेरे मुंह में जो आया बोलता चला गया। माँ बस एक जगह बैठी देखती रह गई। भागती दौड़ती सालू वहां पहुंच गई और मुझे इस कदर गुस्से में देखकर कहने लगी, आप क्यों इस लहजे में माँ से बात कर रहे हो? जानते तो हो वो बूढ़ी हो चुकी हैं, उनका क्या कसूर है? मैंने कहा, मैं तंग आ गया हूँ इनके फालतू के सवालों से। सालू मुझे अपने कमरे में ले आई। मेरे यूं चिल्लाने से मेरी सांस बुरी तरह से फूल रही थी। बात आई गई हो गई। आज मैं घर में आया तो मेरी माँ मुझे देखकर इस बार कुछ नहीं बोली। शायद मेरे कल वाले रवैये को याद करके वो खामोश रह गई थी। मैंने पहली बार माँ से इस लहजे में बात की थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं उनसे माफ़ी मांगने लगा। उन्होंने अपने पल्लू से अपनी आंखों में आने वाला पानी साफ किया और फिर कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये अच्छी बात है। मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी ने जकड़ लिया था। मैंने आसपास नजरें दौड़ाई। मेरी पत्नी कहाँ थी? किचन भी खाली था। मैंने उसे कितनी आवाजें दी मगर उसका कोई जवाब न आया। मुझे हैरानी हुई थी। तभी माँ दीवारों का सहारा लेती मेरे कमरे तक पहुंची और बोली कि बेटा, सालू तो अपने मायके चली गई है, भूल गए क्या? कुछ देर पहले तुम खुद ही तो उसे लेने आए थे। माँ के शब्द मुझ पर किसी बम की तरह गिरे थे। मैंने घर में मौजूद दूसरे मोबाइल से सालू को कॉल मिलाई, जिसे कुछ देर बाद सालू ने उठाया। मैंने उससे मायके जाने की वजह पूछी तो वे बोली कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए फौरन अपने मायके चली गई। अब वो 2-3 दिन वहीं रहेगी। उसके रहने से मुझे कोई ऐतराज नहीं था, मगर माँ की कुछ बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। कुछ दिन पहले उन्होंने जो कहा था वो आज सच हुआ। क्या ये इत्तेफाक था या इसमें कोई हकीकत भी थी? मैं समझ न सका। मेरे दिल पर पत्थर पड़ चुके थे। मैंने और कुछ सोचना छोड़ा और खामोशी से अपने बिस्तर पर सो गया, ये सोचे बगैर कि मैं तो बाहर से खाना खा कर आया था, मगर मेरी माँ अभी भी भूखी ही थी। 2 दिन यूं ही गुजर गए। आज सालू को मायके से वापस आना था। मैं खुश था, मगर इस बात से अनजान कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होने वाला है। मैं आज काम से जल्दी छुट्टी लेकर घर आ रहा था। अभी मेरी गाड़ी घर से कुछ दूरी पर ही थी कि मेरी पत्नी सालू किसी लड़के के साथ गाड़ी से उतरी और अब वो दोनों घर के अंदर जा रहे थे। मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका था। ये लड़का ना उसका भाई था और ना ही उसका कोई रिश्तेदार। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए खामोशी से घर के आधे खुले दरवाजे से अंदर का दृश्य देखा। मेरी माँ किसी से बात कर रही थी और वो आदमी हूबहू मेरी आवाज में उनसे बातें कर रहा था। मैं हक्का बक्का वहीं खामोश खड़ा सब कुछ सुन रहा था। मेरी माँ उससे पानी मांग रही थी। वो जैसे बेहोशी की हालत में लेटी थी। तभी सालू ने पानी से भरा गिलास धार बनाते हुए मेरी माँ की आंखों में उड़ेलना शुरू कर दिया और फिर
सातिराना हंसी हंस कर बोली, पता नहीं कब मरेगी ये कबाब में हड्डी, शुक्र है अंधी है, वरना कब का हमारा पर्दाफाश कर चुकी होती। मेरी पत्नी की इस बात पर वो व्यक्ति हंसा। मेरा दिल तो जैसे धड़कना ही भूल चुका था। मेरी पत्नी उस गैर आदमी के हाथों में हाथ डाले खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरे दिमाग में आंधियां चल रही थी। मेरी पत्नी मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती थी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं फौरन आगे बढ़ा, घर में गया और उस व्यक्ति को गिरेबान से पकड़कर मारने लगा। सालू मुझे वहां देखकर बौखला कर पीछे हटी, जबकि मेरी माँ बेहोशी की हालत में शोर सुनकर रोने लगी। मैंने उस आदमी को मारकर वहीं पटका और फिर सालू की तरफ गया, जो एक कोने में सहमी खड़ी थी। मेरी आंखों में गम और गुस्से से आंसू आ चुके थे। मुझे वहां से धोखा मिला जहां से मुझे उम्मीद नहीं थी। वो डर से मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। वह रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ये लड़का मुझे फंसा रहा था। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। उसकी ऐसी बातें अभी जारी ही थी कि वो लड़का झट से बोला, झूठी लड़की, न पति से वफा की, न मेरी मोहब्बत का लिहाज रखा। बता क्यों नहीं देती कि तुम शादी से पहले ही मुझे पसंद करती थी और मैं रोजाना तुमसे मिलने आया करता था। इतनी आसानी से सारा कीचड़ मुझ पर उछाल कर खुद साइड पर हो रही हो। उस लड़के की और बातें अगर मैं सुनता तो शायद मेरा दिल फट जाता। मैं उसकी तरफ बढ़ता इससे पहले ही वो वहां से खुद को छुड़वा कर भाग निकला था। डर से पीला चेहरा लिए सालू मुझे देख कर रो रही थी। मुझे एक पल में उससे घिन आने लगी थी। मैं ना चाहते हुए भी आंसू नहीं रोक सका। वो कभी मेरी माँ के पैरों में गिर रही थी, कभी मेरे पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ा रही थी। इसकी वजह से मैंने अपनी माँ पर शक किया था। मैंने कपकपाते होठों से उसे सिर्फ इतना ही कहा कि तुम इस काबिल नहीं रही कि अब मैं तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ गंदा करूं। मेरी माँ को सताया है और मुझे उनके खिलाफ किया है। मैंने अपनी पत्नी को उसी वक्त घर से निकाल दिया। वापस आकर रोते हुए अपनी माँ को पानी पिलाया और फिर उनके कदमों में गिरकर कितनी ही देर तक रोता रहा। मैंने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया था, जबकि वो हर बार मुझे सच बताती रही। माँ ने मुझे अपने करीब बैठाया और मेरे आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा, मैं तो तुम्हारा घर बचाने के लिए कितने दिनों से खामोश थी। तुम्हारी पत्नी ना मुझे वक्त पर खाना देती थी और ना ही दवा। पता नहीं वो कौन सी गोली मुझे जबरदस्ती खिलाती थी, जिसके बाद मुझे लगता था कि मेरा सर हवाओं में घूम रहा है। मैं बहकी बहकी बातें करने लगती थी, लेकिन वो बातें होती सच थी। वो आदमी आवाज़ निकालने में माहिर था, इसलिए मेरी आवाज़ निकालकर मेरी माँ के सामने उनसे बातें करता था। मेरी पत्नी के साथ वो हर तरह के संबंध बना चुका था। मेरी माँ को नींद की दवा मेरी पत्नी जबरदस्ती खिलाती थी। मेरी माँ का हाथ भी उसने जलाया था। मेरी माँ रो रो कर हर बात मुझे बताती रही, फिर कहने लगी, जानते हो बेटे, मुझे तकलीफ उसके रवैये से नहीं तुम्हारी बातों से होती थी। वो तो पराई थी, मगर तुम तो मेरे बेटे थे, फिर भी मेरा दिल दुखाते रहे। माँ के नरमी से बोले गए शब्द मेरा शरीर झंझोड़ चुके थे। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगा और उनसे माफ़ी मांगने लगा। उन्होंने मुझे फिर से सीने से लगा लिया। कुछ दिनों में ही मैंने सालू से तलाक लेकर उससे हर तरह का रिश्ता ख़त्म कर लिया और अपनी माँ की देखभाल के लिए एक नर्स को रख लिया। सालू से बिछड़े हुए मुझे कई साल बीत चुके हैं। माँ का कहना है कि मैं शादी कर लूँ, मगर मेरा दिल किसी तरह नहीं मानता। मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर मेरे या मेरी माँ के साथ वही कुछ हो जो पहले हुआ। लेकिन माँ ने समझाया, पूरी दुनिया में हर औरत गलत नहीं होती। अच्छे और बुरे दोनों तरीके के लोग होते हैं। बस हमें अपनी आंखें और दिमाग को खुला रखना चाहिए। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।